नमस्कार। इस संपूर्ण संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार स्वीकार न करने का अदम्य साहस और जज्बा है। चाहे वो प्राकृतिक विपदाएं हो, मनुष्य निर्मित समस्याएं हों जैसे प्रदूषण या आतंकवाद, या फिर जानलेवा बीमारियां। हमारे वैज्ञानिक, हमारे आविष्कारक, हमारे विचारक और चिंतक निरंतर इस प्रयास में शोध में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से इंसान का जीवन और अधिक सुखमय और स्वस्थ हो सके। परंतु फिर भी इतनी सारी बातें होने के बावजूद इस आधुनिक युग में भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम मात्र से हमारे, आपके, सभी की पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। विशेषकर तब जब रोगी, इस व्याधि से ग्रसित रोगी कोई अपना हो, कोई परिचित हो, प्रिय हो। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर, जिसे हम हिंदी में कर्क रोग भी कहते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि इस व्याधि से आक्रांत व्यक्ति का बचना असंभव है, और निस्संदेह इस तरह की मान्यता का यथेष्ट कारण भी रहा होगा। परंतु आज से 25 या 50 वर्ष पहले की सच्चाई क्या आज भी यथावत जस की तस बनी हुई है, या आज स्थिति में कुछ बदलाव है? क्या आज भी कैंसर के मरीज की नियति क्या सिर्फ इतना ही है कि अवश्यंभावी मृत्यु की प्रतीक्षा में तिल तिल कर असह्य मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा में अपने दिन व्यतीत करना? या फिर आज हम एक नई संभावना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई आशा के साथ इस रोग का डटकर सामना करने को तैयार हैं? इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल सिंघवी। डॉक्टर अनिल सिंघवी, आपका मैं हमारे स्टूडियो की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है। इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरुआत करें, मैं हमारे दर्शकों से आपका एक संक्षिप्त परिचय करा दूं। डॉक्टर अनिल सिंघवी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से अपनी स्नातक स्तर की और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने बॉम्बे हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में ट्रेनिंग प्राप्त की, और तत्पश्चात वेलोर हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में भी आपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए। इसके बाद आपने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क और शिकागो की विभिन्न अस्पतालों से फेलोशिप के अंतर्गत पढ़ाई की। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अनिल सिंघवी जी के साथ करते हैं। मैं कुछ बहुत ही साधारण सवाल जो हमारे दर्शकों के और आम जनता के दिलो दिमाग पर हमेशा रहते हैं, उन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि ये कैंसर रोग है क्या? रॉय साहब, कैंसर रोग क्या है ये समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम ये समझ जाते हैं तो हम उसका इलाज, उसकी जांच, सब चीज़ समझने के लिए काफ़ी हमें वो सब चीज़ समझने के लिए काफ़ी आसानी होगी। कैंसर रोग में क्या होता है कि अपने शरीर की जो सेल्स हैं, जिन्हें की कोशिकाएं कहते हैं, वो कोशिकाओं में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, और वो टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है जी। उनके ग्रोथ में। तो जो सेल्स जो जिस समय तक जीना चाहिए, उसके बाद उनका ख़त्म होकर के नए सेल्स आना चाहिए, ये वाला जो एक साइकिल है ये पूरा ब्रेक हो जाता है जी। और सेल्स बढ़ते रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, और जहाँ सेल्स को नहीं बढ़ना चाहिए वो भी बढ़ते जाते हैं। तो जैसे सेल्स बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे एक ट्यूमर बन जाता है, एक गठान बन जाती है, और वो जो ट्यूमर है वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। काम कुछ नहीं करता क्या है कि शरीर का पूरा नॉर्मल पोषण वो खींच लेता है और धीरे धीरे शरीर को पूरा दुर्बल कर देता है। ये प्रॉब्लम होती है कैंसर में। और सभी प्रकार के कैंसर में ये चीज़ ये कॉमन एलिमेंट है, मतलब सभी में यही एक कॉमन अगर कारण है तो यही है कि कोशिकाओं का ना मरना और उनका बढ़ते जाना। जी बिल्कुल। इसके जो कारण हैं ये क्या है, मतलब ये क्यों ऐसा होता है? आपने जो बात कही कि ये सभी प्रकार के कैंसर में होता है, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि कैंसर क्या शरीर में कहीं भी हो सकता है, ये भी लोग पूछते हैं। तो शरीर के हर एक भाग में कैंसर हो सकता है, पर कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ ये ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, आंत की नली का कैंसर है, खून का कैंसर है, ये बड़े कॉमन होते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि हुआ क्यों, कारण क्या है? कुछ कारण हमें मालूम है और कुछ हमें नहीं मालूम है। जो हमें मालूम है वो कारण है केमिकल्स।
ऐसे केमिकल्स जो प्रदूषण फैलाते हैं उससे भी म्यूटेशन होते हैं, और ऐसे केमिकल जो कि हम स्मोकिंग में, धूम्रपान में लेते हैं अपने अंदर, उनसे भी कैंसर होता है। तो केमिकल्स एक बहुत बड़ा कारण है और इसीलिए हम कहते हैं कि पॉल्यूशन से बचा जाए। दूसरा कारण है एक्स-रेज, जहाँ की बहुत ज़्यादा एक्सरे से अगर कोई वो होता है या न्यूक्लियर वहीं कहीं कोई रेडिएशन का प्रभाव होता है, उससे भी कैंसर हो सकता है। और तीसरा, कभी कभी मामूली से वायरस, जैसे सर्दी खांसी के वायरस, वो कैंसर शुरू कर देते हैं। तो इनके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे कैंसर अगर किसी को हो रहा है तो इसके प्रारंभिक लक्षण कैसे हम पता कर सकते हैं? और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा कई प्रकार के कैंसर होते हैं, तो क्या सभी कैंसर के प्रारंभिक लक्षण भी एक जैसे होते हैं या इनके अलग अलग लक्षण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? रॉय साहब, लक्षण की बात करें तो पहले बात ये समझने की है कि लक्षण कोई भी स्पेशल नहीं होता है। लक्षण साधारण बीमारियों जैसे होते हैं। जैसे कि यदि को किसी शरीर पे काला धब्बा पड़ गया और वो धब्बा बढ़ता जा रहा है तो कैंसर हो सकता है। कहीं कोई गठान है, जो गठान बढ़ती जा रही है तो वो कैंसर हो सकता है। कहीं कोई छाला पड़ गया है, वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, वो कैंसर हो सकता है। किसी को बुखार आया जा रहा है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कुड बी ब्लड कैंसर। अगर कोई वेट लॉस हो रहा है किसी का, वो दुर्बल होता जा रहा है, कैंसर हो सकता है। अगर खाने की नली में कैंसर होगा तो खाने को गुटकने में तकलीफ होगी। अगर महिलाओं में रक्तस्राव ज़्यादा होने लग जाए तो सतर्क होने की ज़रूरत है, कैंसर हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी हैं, अपच हो जाना, खाना ही नहीं पच रहा है बहुत दिनों से, कैंसर हो सकता है। किसी को बहुत पतली दस्त लगने लग जाए, कैंसर हो सकता है। किसी को बिल्कुल ही कब्जियत हो जाए, कैंसर हो सकता है। मगर ये तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं ये बड़े साधारण से हैं और आम हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं। और हम लोग कभी भी इन चीज़ों को देख के एकदम से कैंसर स्पेशलिस्ट के पास तो भागते नहीं हैं। तो क्या उपाय है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि ये सिम्टम अब कैंसर या घातक है? मेरा ये सोचना है कि यदि कोई भी सिम्टम कोई नॉर्मल अवधि से ज़्यादा चलता है, जैसे 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन से ज़्यादा अगर चलता है, खांसी है ठीक नहीं हो रही है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पूछें कि मेरी खांसी का क्या कारण है। तो डॉक्टर को ये कहें कि ये ढूंढिए कि मेरे खांसी का क्या कारण है, ताकि वो आगे जाकर के जांच करे और पता चले कि वो कैंसर की वजह से है कि और किसी रोग से। मतलब एक बात तो यह है कि छोटी मोटी बीमारी को भी हम नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए भी हम डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि डॉक्टर की बात आई है तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब इन रोगों का जैसे डायग्नोसिस करते हैं तो किस तरीके से आप ये डायग्नोसिस कर पाते हैं? देखिए, क्या रहता है कि जब हमें शंका रहती है कि ये कैंसर हो सकता है, तो हमारे पास तरह तरह के टेस्ट हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, सोनोग्राफी है, CT स्कैन है। इनसे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा तो हो जाता है कि कैंसर होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आखिरी में जाकर के जो पूर्णतः जिसको कि हम करते हैं शर्तिया रूप से पता चलने की बात है, वो बायोप्सी से ही हो सकती है, जिसमें कि एक सुई द्वारा या छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उस कैंसर की गठान को या कैंसर के कीटाणु को, रोग कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और इसकी पुष्टि करी जाती है कि कैंसर है कि नहीं है। तो ये आपने जो बायोप्सी की बात की है और ये आपने कहा एक सुई से या छोटे से एक टिश्यू को शायद उसमें से निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो ये इस चीज़ को बॉडी से हटाने की ज़रूरत पड़ती है जी। और उसके लिए थोड़ा बहुत तो चीर फाड़ करना ही पड़ता है, मामूली सा। अब ये एक और मान्यता है कि बायोप्सी करते ही शायद अगर कैंसर वाकई में है तो वो फैल जाएगा, या कई लोग ये भी कहते हैं कि सर्जरी के बाद भी कैंसर फैलता है, यदि शायद सर्जरी ना किया जाए तो वो रुका रहेगा। लेकिन ये मतलब किसी तरह के शल्य क्रिया से ही ये धारणा है और शायद इसके भी कोई कारण हो, तो क्या ऐसा है? रॉय साहब, ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये मैं आप मानता हूँ कि ये एक आम धारणा है और ये एक आम धारणा ऐसी है जिसकी वजह से कई मरीजों का नुकसान हुआ है कि बहुत देर तक पता नहीं चला कि कैंसर है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, इसको पूरा मन से निकाल देना चाहिए कि बायोप्सी के द्वारा या फिर शल्य क्रिया से अगर उसको किया तो वो नाराज़ हो जाएगा ट्यूमर और बढ़ने लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसमें कोई दिमाग नहीं होता, वो नाराज़ नहीं हो सकता। उसके अपनी जितनी जल्दी हो सके उसका अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है। नहीं, मैं थोड़ा सा इससे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे एक कुछ आम धारणाओं से शायद इसको लिंक किया गया है, जब छोटे यंग बच्चों के दाढ़ी मूंछ नहीं आती तो कहते हैं ज़्यादा ब्लेड से शेव कर लिया कर, जल्दी बढ़ेगा। जब पेड़ पौधों को कटिंग कर देते हैं तो जल्दी से ग्रो करते हैं, तो शायद कहीं इससे इसको लिंक किया गया है कि कैंसर को भी काट देंगे तो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से हमारे दर्शक इस बात को जान लें, समझ लें कि बायोप्सी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक तरीका है जिससे हम कैंसर के बारे में पूरी तरह से
आश्वस्त हो सकते हैं कि वो है या नहीं है, और वो ज़रूरत है उसको करवाने की तो आप ज़रूर उस चीज़ को करवाएं। इसी के चलते मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक बार आपने जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ कैंसर है, तो उसके फिर जो ट्रीटमेंट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हम कई चीज़ें सुनते हैं, सर्जरी है, केमोथेरेपी है, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कौन कौन से तरीक़ों से कैंसर को ट्रीट किया जाता है, और क्या अलग अलग प्रकार के कैंसरों के लिए तरीके भी अलग अलग हैं? बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। कैंसर का इलाज काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी है, एक मुश्किल से जाने वाली बीमारी है, और उसके लिए हमें हर एक तरह के टूल्स या प्रोसीजर्स का यूज़ करने की ज़रूरत होती है। जो पहला जो हम एक तरीका है कैंसर को टैकल करने का, वो होता है सर्जरी के द्वारा, यानी कि शल्य क्रिया के द्वारा। यदि कोई गठान है और उस गठान को हम सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, शरीर से अलग कर सकते हैं, तो कैंसर पूर्ण रूप से क्योर हो सकता है सिर्फ एक सर्जरी के द्वारा। तो ये सर्जरी अपन उस केसेस में यूज़ करते हैं जिसमें कि हमें मालूम है कि ये हम गठान को पूरी तरह से निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम सर्जरी नहीं कराना चाहेंगे, वो गलत रहेगा। दूसरा उपाय होता है कि रेडिएशन थेरेपी के द्वारा, अगेन वही कि अगर कहीं एक लोकलाइज जगह पे कैंसर है, जैसे किसी को पैर में कैंसर है, तो उसे हम रेडिएशन की किरणें दे करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और वो एक और प्रक्रिया होती है। तीसरी प्रक्रिया होती है जब कैंसर पूरा फैला हुआ रहता है, जैसे ब्लड कैंसर है, तो उसमें कोई सर्जरी की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं, तो उसमें हमें कीमोथेरेपी यानी कि कुछ दवाइयों के द्वारा इलाज किया जाता है, और उससे क्या होता है कि शरीर में दवाई जहाँ जहाँ भी कैंसर के कीटाणु हैं उनको जाके नष्ट करती है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कैंसर किस प्रकार का है, Exactly. कितना लोकलाइज्ड है, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएं कि जो सर्जरी से रिमूव होने वाली कैंसर्स हैं, वो जनरली सामान्य रूप से कौन कौन से कैंसर्स हैं जो सर्जरी से रिमूव होते हैं? सर्जरी से रिमूव होने वाले जो प्रमुख कैंसर है उसमें मैं कहूँगा कि मुंह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, और गर्भाशय के कैंसर, आंतड़ियों के कैंसर, ये है। कभी कभी फेफड़े का कैंसर भी अच्छी तरह से सर्जरी द्वारा रिमूव हो सकता है। तो ये जो कैंसर्स हैं, इन्हें यदि हम सही समय पर सर्जरी कर सकें तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये परसेंटेज ऑफ रिकवरी इन केसेस में कुछ ज़्यादा होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और फिर ये आपने जो बात की थी केमोथेरेपी की, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट केमोथेरेपी के द्वारा होता है, और ये केमोथेरेपी होता क्या है? कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि सिर्फ दवाइयों का उपयोग होता है, और दवाइयाँ मूलतः आईवी की बोतल में चढ़ा करके, सलाइन की बोतल में ऐड करके मरीज को दी जाती है। जिस तरह से हम एंटीबायोटिक देते हैं, यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक देते हैं, उसी तरह से ये दवाइयाँ हम मरीज को देते हैं, और ये दवाई शरीर में हर जगह पहुँचती है, जहाँ जहाँ कैंसर के कीटाणु हैं उन्हें नष्ट करती है। अब ये उन कैंसर्स में खास करके बहुत उपयोगी होती है जिनमें कि सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या फिर जिसमें सर्जरी हो चुकी है और हमें लगता है, शंका रहती है कि थोड़े से कीटाणु रह गए होंगे, तो ये दवाइयाँ फिर हम देते हैं। ये एडिशनल मतलब उस चीज़ को और आगे, ये ब्रेस्ट कैंसर में ज़रूर बहुत दिया जाता है, और चूँकि ब्रेस्ट कैंसर की मात्रा इतनी ज़्यादा है तो ये बहुत एक अहम प्रणाली है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये आपने कहा कि आईवी के द्वारा, मतलब इंट्रावेनस जैसे हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, उसी तरह से इसको दवाइयों के थ्रू दिया जाता है। लेकिन कई बार मेरे भी व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं कि केमोथेरेपी एक बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया है। जो मरीज़ इसके तहत से गुजरता है उसको बहुत गर्मी और बड़ी असहज पीड़ा सी होती है, उल्टियाँ होती हैं, खाना पचता नहीं है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा स्पीड से उस दवाई को बॉडी में पहुंचाने के कारण होता है? देखिए, ये एक प्रश्न सही है, क्योंकि पहले कीमोथेरेपी में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जो 20 साल पहले कीमोथेरेपी होती थी वो अब नहीं है, अब और उन्नत तरह की दवाइयाँ आ गई है। ऐसी दवाइयाँ आई हैं जिनमें कि साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। तो आज के तारीख में हम ये कह सकते हैं मरीज को कि आप दवा लोगे, कीमोथेरेपी लोगे तो आपको उल्टी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये शर्तिया तौर पे हम कह देते हैं कि उल्टी नहीं होगी आपको, मतलब कम से कम साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसकी हम बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं और देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट सही तरीके से हो जाए, मरीज को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो।
तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यदि प्रॉपर तरीके से इस ट्रीटमेंट को किया जाए तो। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे मैं आपसे बिल्कुल एक बहुत ही फ्रैंक सवाल पूछना चाहूँगा। आजकल हर चीज़ के पैकेजेस उपलब्ध हैं, तो ये भी हो सकता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के भी पैकेजेस हों, ये पेनलेस और ये पेनफुल। तो पेनफुल में शायद थोड़ा सस्ता हो और पेनलेस में थोड़ा महंगा हो। तो थोड़ा कॉस्ट एंगल से भी बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो आपने कहा कि आजकल उन्नत तरीकों में बिल्कुल उल्टी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, ये वाले अगर हमें उपचार लेना है तो कितना पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा? भाई साहब, ये यहाँ पे एक खुशी की बात है कि महंगाई सब जगह बढ़ रही है, लेकिन महंगाई कैंसर के इलाज में घट रही है। अरे भाई, तो वो इसीलिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। आज 60 भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जो कि कैंसर की दवाइयाँ बना रही है, और वो विदेशों के मुकाबले बहुत ही कम 2% 3% कॉस्ट में बेच रही है। तो हर किसी व्यक्ति को आज पॉसिबल है कि वो अपना इलाज करा सकता है और कैंसर से मुक्त हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अभी हम रेडियोथेरेपी के बारे में बात करना रह गया था। हाँ। उसके बारे में आप पहले बताएं, फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। रेडिएशन के बारे में ऐसा है कि ये एक कोबाल्ट से निकलती है एक्सरेज, यानी एक्सरे के बराबर की रेज होती हैं जिनके द्वारा कैंसर के कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। और इसके लिए भी अलग अलग तरह की मशीनें आती हैं, उन मशीनों में भी उन्नति हो रही है। परंतु ये बात सही है कि जितनी उन्नति मशीनों में हो रही है उतनी वो मशीनें महंगी होती जा रही है और उसलिए उनका इलाज महंगा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में, आज इंदौर शहर में या इस एरिया में बहुत अच्छी मशीनें उपलब्ध हैं जिसमें कि बहुत कम साइड इफ़ेक्ट से अपन कैंसर के कीटाणु को नष्ट कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। बल्कि कंप्यूटर द्वारा ये देखा जाता है कि सिर्फ उस गठान को ही दिया जाए ट्रीटमेंट और नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किस प्रकार क्या हो सकते हैं? कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। एट दी मोस्ट यदि मुंह का कैंसर होगा तो मुंह में छाले हो सकते हैं और मुंह में ड्राई माउथ जिसको बोलते हैं, सलाइवा नहीं बनता, वो हो सकता है, और कभी हल्की सी जलन हो सकती है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं साइड इफ़ेक्ट होता। और ये तीनों जो ट्रीटमेंट है आपने बताया, सर्जरी है, केमोथेरेपी और रेडिएशन, इन तीनों में ऐसा कुछ है कि जो सबसे माइल्ड या अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो हमें ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से शुरुआत करनी है, ये ठीक हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम दूसरे स्टेज पे जाएंगे, ऐसा कुछ सीक्वेंस है? सीक्वेंस इस तरह से होता है कि एक कैंसर का टाइप जो होता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है जी। और जो लोकलाइज कैंसर है, जो एक जगह ही होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है या मुंह का कैंसर है, उसमें सर्जरी से शुरू किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑलवेज इज सर्जरी, उसके बाद फिर रेडिएशन से कभी शुरुआत नहीं करते हैं? सर्जरी इज द प्रिफर्ड थिंग, क्योंकि सर्जरी एक क्योरेबल डिजीज है कि फट से उसको निकाला जाए और वहीं पे उसके बाद फिर उसको सप्लीमेंट करने के लिए केमोथेरेपी जी, या अगर ब्लड कैंसर है तो सिर्फ केमोथेरेपी, उसमें सर्जरी की बात ही नहीं है। अब थोड़ा सा मुझे दोबारा मैं वही सवाल पूछूंगा कि ये टोटलिटी में अगर हम देखें तो एक एवरेज कैंसर पेशेंट, हालांकि कैंसर के कई प्रकार हैं, कई तरह के उसके ट्रीटमेंट हैं, लेकिन एक हम एवरेज कॉस्ट अगर निकालना चाहें तो एक एवरेज कॉस्ट क्या है हिंदुस्तान में, एक छोटे मोटे शहर में या इंदौर जैसे शहर की बात करें जो कि ना मेट्रो है ना गाँव है, तो ऐसे शहर में क्या कॉस्ट एक व्यक्ति की बैठती है? देखिए, अगर पूरे इलाज की बात करते हैं जिसमें कि सर्जरी की भी बात कर सकते हैं अपन, कीमोथेरेपी, कभी कभी रेडिएशन, अगर पूरा ही बात करें तो एट ए एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ 6 से 8 महीने या 10 महीने में उसको 25,000 से लेकर 75,000 के बीच में मोस्टली ट्रीटमेंट हो जाते हैं। एडवांस्ड फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन बहुत महंगे हैं, बट उनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हम बेसिक रेडिएशन से भी काम कर लेते हैं और सरकार भी इसमें काफ़ी मदद करती है। केंद्र सरकार भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। उनकी कुछ स्कीम्स हैं? हाँ, उनकी कोई स्कीम्स है, दीनदयाल स्कीम है, जिसमें कि कैंसर के मरीज को 1 लाख रुपए तुरंत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सैंक्शन हो जाते हैं यदि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस तरह से मदद तो मिल जाती है जगह जगह से, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी मरीज को पैसों के अभाव में इलाज से वंचित रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि लाखों रुपए जनरली ऐसे सुनने में आता है खर्च हो जाते हैं, क्योंकि ये 25 से 50,000 जो आप 75,000 कह रहे हैं, ये विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन होगा? नहीं, ये सब कुछ मिला के, सब कुछ मिलाकर जी। इतना सस्ता है? सस्ता भी हम कर सकते हैं। अब अगर मरीज चाहे कि मुझे तो भाई एकदम डिलक्स रूम में रहना है, एयर कंडीशन कमरे में रहना, तो वो बात अलग है जी। लेकिन एक कम से कम करने की बात करते हैं तो संभव है, और ऐसे लोग क्योर हुए हैं बिल्कुल इस तरह के खर्चे से। बिल्कुल। एक मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जैसे बहुत अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में अगर हम इस रोग को पकड़ना चाहें तो क्या उपाय हैं, मतलब इसके लिए कोई तरीका है? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसे रॉय साहब कैंसर स्क्रीनिंग कहते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग? हाँ, ये देखा गया है कि यदि हम कुछ टेस्ट आम जनता में करें जिनको कि ज़्यादा रिस्क है किसी प्रकार के कैंसर की,
तो वो अर्ली स्टेज में हम कैंसर पकड़ लेंगे उन लोगों में जिनमें कि पता भी नहीं चले, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। तो ये क्या क्या कर सकते हैं? मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, मगर जस्ट कुछ एक एज प्रोफाइल या एक ऐसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में है कि उनके अंदर ये चांसेस हैं होने का, तो उनके ऊपर ये टेस्ट हम कर सकते हैं। क्या टेस्ट है ये? तो उसमें मूलतः जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है तो उसमें मैमोग्राफी का टेस्ट होता है, जिसमें कि हम कहते हैं कि 40 साल से ऊपर की महिलाओं को हर साल मैमोग्राफी की जांच करानी चाहिए, जिससे कि एकदम छोटी सी छोटी गठान भी होगी, मटर के दाने से भी छोटी, तो वो भी हम पकड़ सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर के पास जाके नियमित रूप से वो स्तनों की जांच कराएं या खुद से स्तन की जांच करें नियमित रूप से कि उसमें कहीं कोई कैंसर तो नहीं, कोई गठान तो नहीं पनप रही है। तो वो एक सरल सा तरीका है जिससे कि स्तन कैंसर को रोका जा सकता है। गर्भाशय के कैंसर जो कि बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन है आज की तारीख में, उसमें हम पैप स्मीयर की जांच कहते हैं करने के लिए, जिसमें कि लेडी डॉक्टर द्वारा जांच करी जाती है और वहाँ पे अगर कोई कैंसर के कीटाणु मिल रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हम पकड़ सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा अब देखने में आ रहा है, तो नियमित रूप से एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे PSA बोलते हैं, और PSA की जाँच यदि आप करें तो आप कैंसर को पकड़ सकते हैं। और इस तरह से कुछ जांचें हैं जिससे कि अपन जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ सकते हैं। महिलाओं में आपने कहा 40 से ऊपर की महिलाओं को ये दोनों टेस्ट कराना चाहिए, और पुरुषों के लिए कोई एज लिमिट है? या पुरुषों में भी 40 के ऊपर। 40 के ऊपर ये टेस्ट दोनों। और ये जो इनकी कॉस्ट है ये भी कोई बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसे आपने कहा कैंसर स्क्रीनिंग कहा जाता है। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये हो ही ना, मतलब अभी तो हमने बात की कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, लेकिन क्या प्रिकॉशन कुछ ऐसा ले सकते हैं हम जिसके द्वारा हम ये सुनिश्चित करें कि ये बीमारी से हम मुक्त ही रहें? ये तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कैंसर ही नहीं, हर एक रोग में ऐसा कुछ होना चाहिए कि रोग ही ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है हमारे जो खान पान है, डाइट है, उसकी तरफ ध्यान दें। डाइट में यदि हरी पत्तेदार सब्जियां हों, मोटा चारा ज़्यादा हो जिसे रफेज कहते हैं, तो कई तरह के कैंसर नहीं होते। मोटापा जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है। मोटापा जिन लोगों में होता है उनमें कैंसर होने की संभावना करीब करीब दोगुनी हो जाती है। तो मोटापा को अवॉइड किया जाए, एक नियमित रूप से व्यायाम किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए। इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि 40% कैंसर के रोगी आज बच सकते हैं कैंसर होने से, वो है धूम्रपान, तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन, धूम्रपान को बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है, और उससे हम बहुत हद तक कैंसर के रोग से मुक्ति पा सकते हैं। आपने अभी धूम्रपान की बात की, जो लोग धूम्रपान स्वयं नहीं करते लेकिन उनके आसपास के लोग कर रहे हैं, क्या वो भी खतरे में है? उतना ही खतरा है जितना उनको उतना ही खतरा है, पैसिव स्मोकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि इंदौर के आसपास एक कोई गांव है जिसमें सिर्फ मात्र 100 मकान हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उस गांव में 50 लोगों को कैंसर पीड़ित हैं वहाँ के, और लोग मर चुके हैं। तो क्या कोई ये इस तरह की बीमारी है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी वजह से पनप सकती है, और वो क्या कारण हो सकता है? एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा कोई पॉल्यूशन है जिसकी वजह से, कोई केमिकल है जिसकी वजह से हो रहा है। जैसे एक एस्बेस्टस है जिसको कि कहते हैं कि एस्बेस्टस से एक्सपोजर आपका होता है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है। तो ऐसे वहाँ पे ज़रूर जांच करके देखना चाहिए कि ऐसा कोई पॉल्यूशन, स्पेशल पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। और कोई नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे आज मैं किसी अखबार में देख रहा था, उसमें लिखा था शहद के बारे में कि शहद जो है वो अमृत समान है और वो कैंसर को रोकने में काफ़ी मतलब इफेक्टिव है। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से कुछ वो रोक सकते हैं उस चीज़ को? मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जो कह रहे हैं शहद का, वो सही हो सकता है, पर हमने नहीं सुना इसके बारे में। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अपना खाना है वो पौष्टिक हो, खाने में केमिकल्स नहीं हो, पेस्टिसाइड्स नहीं हो। अगर ऑर्गेनिक खाना खाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस तरह की चीज़ें हैं जो एडिटिव्स हैं, कलर्स हैं, उनसे भी बचा जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को तकलीफ दे सकती है, आगे जाकर के कैंसर की शुरुआत कर सकती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारे बच्चे बहुत शौक से लेते हैं, कुछ ऐसे वो हैं चिप्स वगैरह हैं, हाँ, जिनको भी बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ब्रांड्स का, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या जो इस तरह के नमकीन है, फास्ट फूड हैं, ये भी कारण हो सकते हैं? ये कैंसर के कारण तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट आप देखेंगे कि हर एक पिज़्ज़ा में रहेगा जी, उससे बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। ब्रेन का काम करना गलत हो सकता है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो चाइनीज़ फूड में भी कुछ, चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जो युवा दर्शक हैं खासकर उनके लिए कि आप अगर ये अमेरिकन फूड या चाइनीज़ फूड लेते हैं तो ज़रा
मतलब उचित मात्रा में लें, बहुत फ्रीक्वेंटली न लें, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शायद कैंसर को बढ़ाने में काफ़ी कारगर हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना है। और मैं आखिरी में चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा कि आपके तजुर्बे में, आप इतने वर्षों से इस प्रोफेशन में हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोई ऐसा इलस्ट्रेटिव केस आप बता सकेंगे जहाँ पे किसी रोगी ने अपने इस बीमारी पर विजय पाकर आज बिल्कुल स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं? ज़रूर। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि रोगी का आउटलुक क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कई बार क्या रहता है कि आदमी डर जाता है और डर के ठीक से इलाज नहीं कराता, या डर जाता है और इलाज कारगर नहीं साबित हो पाता। हमारे पास एक लड़की आई थी, उज्जैन में वो कोचिंग क्लास चलाती है, और उसको वो एक तरह का ब्लड कैंसर था। वो सबसे ज़्यादा भयानक रूप का ब्लड कैंसर है, जिसमें कि अगर इलाज न किया जाए तो रोगी 15 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। जो फिल्मों में दिखाते हैं करीब करीब उतना ही ख़राब। जी। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसे भी नहीं थे इलाज के, और इलाज उसमें महंगा था क्योंकि विदेशी दवा देनी थी, एक गोली आती खास तरह की जिसे हमने देनी थी। पर हमने उसकी मदद करी, वो भी कही कि मैं इलाज ज़रूर करना चाहती हूँ। हमने मीडिया की मदद ली, मीडिया वालों ने उसका इंटरव्यू छापा कि उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो तुरंत जगह जगह से उसको मदद मिलने लगी, जगह जगह से मदद मिलने लगी, और उसका इलाज तुरंत चालू हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज 5 वर्ष हो गए हैं, उसकी शादी होने वाली है, वो वापस कोचिंग क्लास को चला रही है। तो एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो इच्छा शक्ति हो तो साधन अपने आप निकल आते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपन ने बात करी सर्जरी की, रेडिएशन की, कीमोथेरेपी की, पर एक खुशी की बात यह है कि एक नई पद्धति आ रही है जिसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि वो गोली देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, और वो कीमोथेरेपी नहीं होता, वो एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल होता है जो कि कैंसर की कीटाणु को ही सीधे जाके नष्ट करता है और नॉर्मल टिश्यूज़ में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसने आज के कैंसर के जो चिकित्सा है इसमें बिल्कुल रेवोल्यूशन पैदा कर दिया है। पर इसकी कॉस्ट क्या अगेन बहुत प्रोहिबिटिव है? कॉस्ट पहले प्रोहिबिटिव थी, लेकिन अगेन इंडियन कंपनीज ने बनाना शुरू कर दिया है और अब वो बहुत सबके रीच में होती जा रही है। और ये लगभग सभी शहरों में ये उपलब्ध है? ये सभी शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध है। टारगेट थेरेपी कहते हैं टारगेट थेरेपी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और ज़रूर हमारे दर्शकों को, हमारे जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। ऐसे भविष्य में भी हम डॉक्टर सिंघवी के साथ और कार्यक्रम करेंगे। और फिलहाल आज यहीं तक। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।